साल 2018 की बात है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 104 सीटें जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन सरकार बनाने के लिए उसे 9 और विधायकों की जरूरत थी। वहीं कांग्रेस ने 78 और जेडीएस ने 37 सीटों पर जीत दर्ज की। जब कांग्रेस ने देखा कि बीजेपी के पास सरकार बनाने के लिए जरूरी 113 वोट नहीं है, तो वहां जेडीएस के साथ सरकार बनाने का दावा करने लगी। इसके बावजूद राज्यपाल ने सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दे दिया। येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली, लेकिन बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए और मात्र 2.5 दिन के सीएम रहे। इसके बाद कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बना ली। यहाँ कसक येदियुरप्पा को खाई जा रही थी। इसके बाद येदियुरप्पा ने ऐसी चाल चली कि 14 महीने में ही कांग्रेस जेडीएस की सरकार गिर गई और येदियुरप्पा फिर से सीएम बन गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। आपके साथ मैं हूं रानी नागर। कर्नाटक के पॉलिटिकल किस्से के हमारे इस प्रोग्राम में कहानी उन 14 महीनों की जब कर्नाटक में 3 बार सीएम ने शपथ ली। बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें जीती, लेकिन बहुमत नहीं मिला। 15 मई 2018 की बात है। सुबह 8 बजे से कर्नाटक विधानसभा के नतीजे आने शुरू हो गए। दोपहर तक बीजेपी कर्नाटक की कुल 222 सीटों में 100 से ज्यादा सीटें जीतती दिखाई दी। कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार का जाना तय हो गया था। वहीं येदियुरप्पा कर्नाटक के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे। कर्नाटक में कुल 224 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन 2 पर किन्हीं वजहों से चुनाव नहीं हो पाए थे। शाम तक जब सभी सीटों का रिजल्ट आया तो 104 सीटें जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो बनी, लेकिन बहुमत से 8 सीटें दूर रह गई। वहीं कांग्रेस ने 78, जेडीएस को 37 सीटें और अन्य को 3 सीटें मिली। भले ही येदियुरप्पा सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे, लेकिन जेडीएस के कुमारस्वामी सिर्फ 37 सीटें जीतकर किंग मेकर की भूमिका में आ गए। यहीं से कर्नाटक की सियासत का असल खेल शुरू होता है। बीजेपी के साथ ही कांग्रेस और जेडीएस ने भी सरकार बनाने का दावा किया। राज्यपाल ने गठबंधन के बजाय सबसे बड़े दल को सरकार बनाने का न्योता दिया। अब सबकी निगाहें राज्यपाल पर थी। कांग्रेस ने इस बार गोवा के सबक को याद रखते हुए अपने 2 वरिष्ठ नेताओं अशोक गहलोत और गुलाम नबी आजाद को कर्नाटक भेज दिया। इन सबके बीच 16 मई की रात बीजेपी विधायक सुरेश कुमार ट्वीट करते हैं। ट्वीट में लिखते हैं, राज्यपाल ने बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया है। इसी के साथ कर्नाटक का सियासी नाटक शुरू हो गया। रात 8 बजे खबर आती है कि येदियुरप्पा 17 मई की सुबह ही शपथ लेंगे। साथ ही राज्यपाल ने उन्हें बहुमत सिद्ध करने के लिए 15 दिन का समय दिया है। 8:30 बजे कर्नाटक बीजेपी ट्वीट कर कहती है, वो पल आ गया जिसका करोड़ों कन्नडिगा को इंतजार था। येदियुरप्पा राजभवन में कल सुबह 9:30 बजे कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। रात 9 बजे राज्यपाल का येदियुरप्पा को सरकार बनाने वाला औपचारिक पत्र मीडिया में आता है। इसके बाद कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वहां कहते हैं, गवर्नर का जो पत्र मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है, उसमें यहाँ साफ दिख रहा है कि गवर्नर को भी लग रहा है कि बीजेपी के येदियुरप्पा के पास बहुमत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में रात भर की सुनवाई के बाद येदियुरप्पा 2.5 दिन के सीएम बने। कांग्रेस इतने पर ही नहीं रुकती है। इस बार कांग्रेस ने बीजेपी के साथ 2-2 हाथ करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। ड्रामा शुरू हो चुका था। 16 मई को रात 10:30 बजे कांग्रेस राज्यपाल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और इमरजेंसी सुनवाई की मांग की। 11:40 पर कांग्रेस और जेडीएस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। रात 12:30 बजे याचिका स्वीकार होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ रजिस्ट्रार चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के घर पर पहुंचे। 1 बजे सीजेआई ने 3 जजों जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस ए.के. सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच बनाई। साथ ही वकीलों का सुप्रीम कोर्ट में पहुंचना जारी रहता है। रात 2 बजे सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने सुनवाई शुरू की। 3 घंटे से ज्यादा देर तक चली सुनवाई के बाद तड़के 5:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया। बीजेपी ने इसे अपनी जीत माना। 17 मई की सुबह 9 बजे येदियुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि अभी भी बहुमत के लिए 8 विधायकों को जुटाया नहीं जा सका था, लेकिन 15 दिन का समय होने के चलते बीजेपी को लग रहा था कि इन्हें जुटाना बड़ी चुनौती नहीं होगी। दूसरी तरफ कांग्रेस और जेडीएस ने भी अपने विधायकों को एकजुट करके रखा था, यानी टूट की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही थी। सुप्रीम कोर्ट से झटका खाई कांग्रेस ने बहुमत के लिए 15 दिन देने के राज्यपाल के फैसले को चुनौती दी। 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने येदियुरप्पा को 15 दिन के बजाय 19 मई को 4 बजे बहुमत सिद्ध करने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब बीजेपी पर दबाव था और कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेल रही थी। 18 मई को ही रात में कांग्रेस और जेडीएस राज्यपाल द्वारा केजी बोपैया को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 19 मई को सुबह इस मामले की सुनवाई करेंगे। इसी बीच 19 मई को सुबह सुबह खबर फैली कि बीजेपी ने बहुमत पाने के लिए विधायकों का समर्थन जुटा लिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका पर कहा कि बोपैया ही प्रोटेम स्पीकर होंगे। हालांकि कोर्ट ने कांग्रेस की मांग पर मत विभाजन का लाइव टेलीकास्ट करने का निर्देश दिया। अब येदियुरप्पा पर सबकी निगाहें थी। येदियुरप्पा अपने विधायकों के साथ शाम 4 बजे विधानसभा पहुंचे। हालांकि अब तक तस्वीर एकदम साफ हो चुकी थी कि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। विधानसभा से लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। मुख्यमंत्री येदियुरप्पा विधानसभा और कर्नाटक की जनता को संबोधित करने के लिए खड़े हुए। इस दौरान येदियुरप्पा इमोशनल स्पीच देते हैं और अंत में कहते हैं, मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देता हूं। मैं कर्नाटक के लोगों को धन्यवाद देता हूं। इस तरह येदियुरप्पा सिर्फ 2.5 दिन के सीएम बन सके। कांग्रेस जेडीएस की सरकार बनने के साथ ही बगावत भी शुरू हो गई। कांग्रेस और जेडीएस ने राजनीति दुश्मनी को भुलाकर सरकार बनाने का ऐलान किया। बातचीत के बाद तय हुआ कि 37 सीटें जीतने वाली जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी ही 5 साल तक मुख्यमंत्री होंगे। 23 मई को जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ था। कांग्रेस जेडीएस गठबंधन को पहला झटका जुलाई 2018 यानी 1 महीने के अंदर ही लगा। इस दौरान नाराज विधायकों ने नए मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने पर बीजेपी के साथ जाने की बात कही। हालांकि कुमारस्वामी ने मंत्रिमंडल का विस्तार कर इस मुद्दे को सुलझा लिया। इस बीच कांग्रेस के 2 विधायक गठबंधन सरकार के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बोलने लगे। सरकार बचाए रखने के लिए कांग्रेस नेतृत्व ने अपने ही विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया और उन्हें नोटिस भेजा। देखा जाए तो कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन में दरार आनी शुरू हो चुकी थी। अगस्त 2018 में खबर आती है कि बीजेपी ने कांग्रेस के 10 विधायकों से पार्टी में शामिल होने के लिए बात की है। इनमें से 5 कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं और बीजेपी में जाने को तैयार है। सितंबर 2018 में खबर आई कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस 3.0 चला रही है। इसी बीच कांग्रेस जेडीएस गठबंधन ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त के जरिए कुमारस्वामी सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया। 14 विधायक इस्तीफा देकर मुंबई के 5 स्टार होटल में पहुंचे। कर्नाटक का सियासी ड्रामा फरवरी 2019 में तब चरम पर पहुंच गया जब कांग्रेस के 7 विधायक और जेडीएस के 1 विधायक ने विधानसभा सत्र में भाग नहीं लिया। कांग्रेस ने बीजेपी पर इन विधायकों का अपहरण करने का आरोप लगाया। साथ ही विपक्षी दल बीजेपी पर विधायकों को अपने पाले में करने के लिए 30 से 40 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप लगाया गया। कुछ दिनों बाद ही विधायक वापस आ गए। बताया गया कि ये विधायक मुंबई के एक होटल में रुके हुए थे। मई 2019 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की कर्नाटक में बुरी हार होती है। बीजेपी कर्नाटक की कुल 28 सीटों में से 25 पर जीत दर्ज करती है। वहीं कांग्रेस और जेडीएस को सिर्फ एक सीट से संतोष करना पड़ता है। एक सीट निर्दलीय ने जीती। 1 जुलाई को बड़ा घटनाक्रम सामने आता है। कर्नाटक के विजयनगर से कांग्रेस विधायक आनंद सिंह और गोकक विधायक रमेश जारकीहोली इस्तीफा दे देते हैं। रमेश को पहले ही कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधि के चलते निलंबित कर दिया था। एक हफ्ते के ही अंदर कांग्रेस और जेडीएस के 12 और विधायक ने इस्तीफा दे दिया। इन विधायकों ने राज्यपाल वजुभाई वाला से भी मुलाकात की और उन्हें अपने इस्तीफे के बारे में जानकारी दी। इसके बाद ये सभी विधायक चार्टर्ड प्लेन से मुंबई के 5 स्टार होटल में पहुंच गए। बताया जाता है कि ये विधायक जिस चार्टर्ड प्लेन से मुंबई गए वो बीजेपी के एक राज्यसभा सांसद का था। इस दौरान कांग्रेस और जेडीएस अपने बागी विधायकों को मनाने का भरसक प्रयास करती है। अब एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली कांग्रेस और जेडीएस सरकार के लिए करो या मरो वाली जैसी स्थिति हो गई थी। कुमारस्वामी सरकार अंतिम पैंतरा आजमाती है और बागियों को मंत्री बनाने का लालच देती है। साथ ही कांग्रेस के सभी 21 विधायक 8 जुलाई को इस्तीफा दे देते हैं। इसके बाद भी जब बागी विधायक नहीं माने तो कांग्रेस ने स्पीकर से इन सभी के खिलाफ दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की मांग की। साथ ही इन विधायकों को अयोग्य ठहराने की भी मांग की। 9 जुलाई को कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर के.आर. रमेश कुमार ने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। रमेश कुमार कहते हैं कि 8 इस्तीफे क्रम में नहीं है।
उन्होंने कहा कि अगर विधायक इस्तीफा देना चाहते हैं तो इसे प्रॉपर ऑर्डर में दे। इस बीच 2 और विधायक मुंबई पहुंच गए। 10 जुलाई को मुंबई में उस वक्त हाई लेवल ड्रामा देखने को मिलता है जब कांग्रेस के ट्रबल शूटर डीके शिवकुमार बागी विधायकों से मिलने मुंबई पहुंच जाते हैं। इसके बाद बागी विधायक मुंबई पुलिस को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग करते हैं और डीके शिवकुमार को मिलने से रोकने के लिए कहते हैं। इसके बाद मुंबई पुलिस ने डीके शिवकुमार को होटल में जाने नहीं दिया। विधानसभा में 4 दिन चले ड्रामे के बाद भी कुमारस्वामी बहुमत साबित नहीं कर पाए। कांग्रेस जेडीएस के जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया था, अब वे स्पीकर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 17 जुलाई को करने पर सहमत हो गया। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यहां भी कहा कि जब तक मामले की सुनवाई हो न जाए तब तक स्पीकर विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई नहीं करे। इस बीच आश्चर्यजनक रूप से कुमारस्वामी ने घोषणा की वहां सदन में विश्वास मत हासिल करेंगे। इसके बाद बीजेपी के साथ ही कांग्रेस और जेडीएस ने अपने अपने विधायकों को रिसोर्ट में शिफ्ट कर दिया। 15 जुलाई को स्पीकर ने सदन को 18 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों के इस्तीफे और अयोग्यता याचिकाओं पर यथास्थिति का आदेश दिया था। 17 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि फ्लोर टेस्ट में शामिल होने के लिए बागी विधायकों को बाध्य नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने स्पीकर को किसी भी समय सीमा के भीतर इन बागी विधायकों के इस्तीफे पर फैसला लेने की भी छूट दे दी। 18 जुलाई को कर्नाटक विधानसभा का सत्र शुरू हुआ। विधानसभा में कुमारस्वामी ने कहा कि वहां बहुमत को लेकर आश्वस्त है। साथ ही लंबा भाषण देने के बाद वहां कहते हैं, मैं सदन में बहुमत साबित करूंगा। राज्यपाल ने स्पीकर को एक संदेश भेजकर विश्वास मत को दिन के अंत तक पूरा कराने का संदेश भेजा, लेकिन फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ। इसके बाद राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर 19 जुलाई को दोपहर 1:30 बजे तक बहुमत साबित करने का निर्देश दिया। इसके बाद फ्लोर टेस्ट के बिना सदन स्थगित हो गई और विरोध में बीजेपी के विधायक विधानसभा में ही सो गए। 19 जुलाई को राज्यपाल की ओर से विश्वास मत के लिए डेडलाइन तय करने पर मुख्यमंत्री कुमारस्वामी सवाल उठाते हैं। इसके बाद राज्यपाल दूसरा पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से दिन के अंत तक बहुमत साबित करने के लिए कहते हैं। हंगामे के बीच विधानसभा सोमवार तक के लिए स्थगित हो जाती है। मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सदन को विश्वास दिलाते हैं कि 22 जुलाई को विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। 22 जुलाई को सरकार से समर्थन वापस लेने वाले 2 निर्दलीय विधायक दिन के अंत तक फ्लोर टेस्ट कराने का निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इसी बीच कांग्रेस ने डीके शिवकुमार के नेतृत्व में कांग्रेस के बागी विधायकों को मनाने की अंतिम कोशिश की। दावा किया गया कि जेडीएस कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनाने को तैयार है। इसके बाद बागी विधायकों ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि वे अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे क्योंकि गठबंधन सरकार लोगों के हित में काम नहीं कर रही है। बीजेपी ने इस बीच विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में देरी होने को लेकर हंगामा किया। इसके बाद आधी रात के करीब विधानसभा को स्थगित कर दिया गया। 23 जुलाई 2018 को आखिर वो दिन आ ही गया जब कर्नाटक विधानसभा में कुमारस्वामी सरकार का बहुमत परीक्षण हुआ। कांग्रेस जेडीएस गठबंधन को 99 वोट मिले जबकि बीजेपी को 105 वोट मिले। करीब 14 महीने बाद कांग्रेस जेडीएस सरकार 6 वोट कम होने से गिर गई। इसी के साथ विधायक में 4 दिन तक चले ड्रामे का अंत हुआ। इसके बाद 26 जुलाई 2019 को येदियुरप्पा ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वही जिन बागी विधायकों ने इस्तीफा दिया था वो बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। आज हमने बात की कर्नाटक के उस पॉलिटिकल किस्से की जिसमें कर्नाटक में 3 बार सीएम ने शपथ ली। जाते जाते हम आपको बताते चले कि कर्नाटक में इस बार किसकी सरकार बनेगी। इसका फैसला 3 दिन बाद यानी 13 मई को होगा। उससे पहले एग्जिट पोल के नतीजे के बारे में लोगों की दिलचस्पी बनी हुई है। राज्य में विधानसभा की 224 सीटें हैं। बहुमत का जादुई आंकड़ा 113 है। कल यानी बुधवार को कर्नाटक विधानसभा चुनाव का मतदान हो चुका है। अब ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि इस बार कर्नाटक में किसकी सरकार। फिलहाल प्रोग्राम में आज इतना ही। तब तक के लिए आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।